नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी विषय पर चर्चा कर रहे थे और बायोलॉजी विषय में स्पेशल हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं पढ़ा रहा था, इसके पहले मैंने आपको 3 पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 फेज में पढ़ेंगे। एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि और तीसरा भोजन पोषण के रूप में। तो जो आहार नाल टॉपिक है, उस आहार नाल टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर चुका। यानी भोजन करेंगे तो भोजन कहाँ कहाँ शरीर में जाता है, इन बातों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे वो होगा कि हमारा जो भोजन है वो शरीर में किस किस अंग के पास पचने का काम कर रहा है, डाइजेस्ट कहाँ किया जा रहा है भोजन को, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि आज हम लोगों का टॉपिक होगा पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता कि हम लोगों की जो पढ़ाई होगी वो आज किन मुद्दों पे चलेगी। तो इसको जरा हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट में। सपोज करिए ये हमारा माउथ है। हम लोग देखते हैं कि भोजन कहाँ से पच रहा है। माउथ है, मुंह, ये हमारा मुंह है। मुंह से ग्रास नलिका, चलिए आप ग्रास नलिका, और ग्रास नलिका से हम लोग कहाँ चलेंगे, सीधे स्टमक के पास चलेंगे। और स्टमक से हम लोग कहाँ चलेंगे, सीधे स्टमक के बाद हम लोग चलेंगे गॉल ब्लैडर्स के पास, पित्ताशय के पास, और हम लोग इसके बाद यहाँ लीवर बना लेते हैं। और यहाँ हम लोग अग्नाशय को देख लेते हैं, पेनक्रियाज को देख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नीचे, हम लोग छोटी आंत तक आते हैं, छोटी आंत तक आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटी आंत से फाइनली हम लोग चलेंगे बड़ी आंत के पास। छोटी आंत से हम लोग चलेंगे फाइनली बड़ी आंत के पास। मैं फिगर हर वीडियो में कोशिश करता हूँ, बना ही देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो समझने में। बड़ी आंत के पास हम लोग आ गए। बड़ी आंत को समझ लेने के बाद हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे। सारी बातों को मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो ना देखे हो तो हमारा मानना होगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लें, वो बहुत जरूरी होगा। तो कुछ ऐसा फिगर हमने बताया होगा आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा फिगर। और इसमें हम बातचीत जो किए होंगे वो स्पेशल हम लोगों की बातचीत चली थी आहार नाल के बारे में। नाम आपको पता ही होगा, मैं फटाफट यहाँ नाम भी दर्ज कर देता। यहाँ हम लोगों का मुंह है, माउथ। यह हम लोगों की ग्रास नलिका। यह हम लोगों का डायफ्राम। यह हम लोगों का स्टमक, अमाशय। यह हम लोगों का पेनक्रियाज, अग्नाशय। यह हम लोगों का लीवर, यकृत। यह हम लोगों का है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। यहाँ है हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और यह हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। यहाँ हम लोगों का एनस है, और यह हम लोगों का अपेंडिक्स है। ये वाला जो हिस्सा है अपेंडिक्स है। तो हम लोग इस पे बातचीत करते हैं। हम लोग देखते हैं भोजन तो कहाँ कहाँ गया, आहार नाल के बारे में हम लोगों ने देख चुका था। आज जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा स्पेशल पाचन ग्रंथि पे, हम लोग बातचीत किस पे करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पाचन ग्रंथि के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोगों की चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं।
आहार नाल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, भोजन कहाँ कहाँ जाएगा। तो मुंह में गया, मुंह से ग्रास नलिका में, यानी मुंह में भोजन गया। मुंह से भोजन कहाँ चल रहा था, मुंह के बाद भोजन गया था ग्रास नलिका में। ग्रास नलिका से भोजन चलते चलते कहाँ आया था, अमाशय में। अमाशय से भोजन चला तो कहाँ आया, छोटी आंत में। और इस छोटी आंत से भोजन जब चला तो छोटी आंत से भोजन कहाँ गया था, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत होते हुए भोजन कहाँ चला गया, फाइनली एनस के माध्यम से मल बन के भोजन बाहर निकल गया। ऐसी कुछ कहानी हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि हमारा भोजन मुंह में जा रहा है, तो मुंह में जाने के बाद भोजन किस किस अंग के पास पच रहा है। तो सबसे पहले कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स हमारे मुंह से ही काम करना शुरू कर देते हैं। मुंह में भोजन डाला, में भोजन को डाल के हम चबा रहे हैं कि भोजन मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। भोजन जो होता है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि मुंह में पाचन कैसे होता है भोजन का। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मुंह में पाचन, फिर उसके बाद देखेंगे ग्रास नलिका में जा रहा है तो वहां पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे अमाशय में जा रहा है तो पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे छोटी आंत में पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लास्ट में देखेंगे बड़ी आंत की क्या कहानी है। और फाइनली देखेंगे हम लोग कि हम लोगों का भोजन अवशिष्ट बन के बाहर कैसे निकल जाता है। इन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं। तो हम लोग पहले पढ़ने चल रहे हैं मुंह में पाचन को लेकर के। मुंह में पाचन को लेकर के हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पाचन ग्रंथि हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहले हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, मुंह में पाचन क्रिया हम लोग देखने चाहिए। यहाँ से नोट्स बनाना ऐसे शुरू कर दीजिएगा। ये फिगर बस एक ही जगह बनाएगा, मेरा बार बार क्लास रहता है इसलिए मैं बार बार बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे मुंह में पाचन। मुंह में पाचन हो रहा है तो मुंह में पाचन कैसे किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समझिएगा। पाचन ग्रंथि पढ़ने के लिए मुंह में पाचन हम बताएंगे। इससे पहले हम थोड़ा एक दो बातों पे चर्चा करते हैं। भोजन को पचाने के लिए शरीर में ऐसा क्या चीज है जो भोजन को पचा देता है। कोई भी चीज हम खाए वो चीज पच जाती है, शरीर में कुछ न कुछ तो होगा जरूर। अभी मुंह में पाचन बताने से पहले न हो तो अभी इस हेडिंग को आप लोग हटा दें तो अति उत्तम होगा। इसके बाद हम हेडिंग डलवाते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि पाचन ग्रंथि होती क्या है। जो मैं लिखा हूं डाइजेस्टिव ग्लैंड, व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पाचन ग्रंथि विशेष रूप से शरीर में निर्मित एक रसायन होता है। एक रसायन होता है जो रसायन का श्रावण शरीर के द्वारा किया जाता है। जो रसायन शरीर छोड़ रहा है वही रसायन क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। चाहे मुंह में पचा रहे हो, चाहे वो अमाशय में पचा रहे हो, ग्रास नलिका में पाचन होता नहीं है, चाहे छोटी आंत में पचा रहे हो, जहां भी भोजन पच रहा है उस भोजन को पचाने में वो विशेष प्रकार का शरीर के द्वारा छोड़े गए रसायन होते हैं। वो रसायन या तो एंजाइम होगा या तो हार्मोन होगा, या तो एंजाइम होगा या तो हार्मोन होगा। उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्लैंड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, या कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि पाचन ग्रंथि जो है, इस पाचन ग्रंथि में ये ग्रंथियां क्या होती हैं, व्हाट इज ग्लैंड्स। तो ग्रंथियां जो होती हैं जनरली अगर देखा जाएगा ग्रंथियों के बारे में, तो ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियां जो होती हैं वो शरीर में कई रूप में पाए जाते हैं। वो कई रूप में देखा जाता है। जैसे एक ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि जो होती है, ग्रंथियों के बारे में अगर देखेंगे ग्रंथियों के प्रकार, तो ग्रंथियों के प्रकार में हम पहले यही देखेंगे। एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं वाह स्रावित ग्रंथि, वाह स्रावित ग्रंथि। दूसरा हम लोग देखेंगे एक ग्रंथि होता है अंतः स्रावित ग्रंथि, एक होता है अंतः स्रावित ग्रंथि।
और तीसरा हम लोग देखेंगे जो होता है वो होता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि यानी कि ये ग्रंथि जो है, ग्रंथि ये 3 रूपों में है। एक बाह्य स्रावित ग्रंथि है, एक अंतः स्रावित ग्रंथि है और एक मिश्रित स्रावित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो ये तीनों ग्रंथियां क्या होती हैं जरा इसको हम बताते हैं आपको। जो बाह्य स्रावित ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावित, आप ऐसे नींब जैसे आकार का कुछ ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे करके कुछ नींब के आकार का कुछ ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही करके 3 आकृति हो सकता है, थोड़ा आकृति का मास्टर नहीं हूं बहुत ज्यादा, तो कुछ ऐसे 3 आकृतियां बनाइएगा, ऐसे ही कुछ 3 आकृतियां। ये 3 आकृतियां एक ग्लांस है। एक में क्या करिएगा, नली निकालिएगा, नली, एक में नली निकालेगा, एक में नली नहीं निकालिएगा, फिर तीसरे वाले में भी नली निकालिएगा। ये जो ग्रंथि है इसको हम लोग बोलते हैं, जो नलिकानुमा संरचना होती है जिसमें, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रावित ग्रंथि। यानी कि ये जो है कौन सी ग्रंथि है, बाह्य स्रावित ग्रंथि इसको कहेंगे। ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोगों का अंतः स्रावित ग्रंथि। और ये जो है मिश्रित ग्रंथि, ये वाली जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। यानी कि ये मिश्रित ग्रंथि है, ये अंतः स्रावित ग्रंथि है और ये बाह्य ग्रंथि है। ये ग्रंथि जो होती है ये क्या करती हैं, ये ग्रंथियां जो होती हैं ये एंजाइम का या हार्मोन का स्रावन करेंगे। या तो एंजाइम छोड़ेगा या तो हार्मोन छोड़ेगा। वही एंजाइम वही हार्मोन हमारे भोजन को जाकर के पचाने में सहायता करते हैं। तो जो बाह्य स्रावित ग्रंथियां होती हैं, ये बाह्य स्रावित ग्रंथियां स्पेशल क्या करती हैं, ये स्पेशल एंजाइम का स्रावन करते हैं। यहाँ से लिखते चलिएगा, बाह्य स्रावित ग्रंथियां एंजाइम का स्रावन करती हैं, ऐसे लाइन लिखिएगा, ये एंजाइम का स्रावन करती हैं। जो अंतः स्रावित ग्रंथि होती है ये क्या करती है, ये हार्मोन का स्रावन करती है। और जो मिश्रित ग्रंथि होती है ये एंजाइम प्लस हार्मोन, ये क्या करती है, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। यानी कि ये क्या करेगी, एंजाइम को इस माध्यम से क्या करेगी, नली के माध्यम से शरीर के अंग तक पहुंचा देगी और अंग पर जाकर के वो अपना काम करना शुरू कर देगा। ये जो होती है सीधे ब्लड में डाल दिए जाते हैं, सीधे क्या करेंगे, ब्लड में डाल देंगे और ब्लड के रास्ते से जाएंगे। जिस अंग को, जिस मैसेज ब्रेन ने जिस अंग को जिस काम के लिए भेजा है, क्या करता है ब्रेन, क्या करता है, उस हार्मोन को क्या करेगा, निकाल पकड़ेगा, ब्लड में डाल देगा और मैसेज लिख देगा कि तुमको जाना है, किडनी पे काम करना है, या तुमको स्टमक में काम करना है, या तुमको लीवर पे काम करना है, या तुमको यहाँ काम करना है। जिसके लिए लिखेगा वो वहां जाएगा हार्मोन और उसको क्या करेगा, वो अंग पकड़ लेगा और अपने काम में यूज करेगा। ये जो होते हैं ये एंजाइम भी छोड़ेंगे और साथ ही साथ हार्मोन भी छोड़ेंगे, दोनों तरह से काम करना शुरू करते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आता है कि प्रकृति जो है, कुदरत, वो क्यों यहाँ नली बना दिया, कहीं नली नहीं बनाया, कहीं नली भी बनाया और ब्लड में भी डाल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसको आमतौर की भाषा में अगर हम लोग समझें तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये ग्लैंड्स जो होते हैं, बाह्य स्रावित ग्रंथियां में वे ग्रंथियां आती हैं जो शरीर के बहुत कम दूरी तक के मैसेजों को पहुंचाते हैं। शरीर में बहुत कम दूरी तक ब्रेन अगर मैसेज डालना चाह रहा है तो उसको ब्लड में नहीं फेंकेगा, उसको क्या करेगा, नली के माध्यम से वहां तक कनेक्शन दे देगा और नली में डालेगा और वहां जाएगा एंजाइम और अपना काम करना शुरू कर देगा। ये जो होती है अंतःस्रावित ग्रंथियां, ये शरीर के दूर के अंगों तक मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए अगर दूर दूर के अंगों तक हम नली, हमारे प्रकृति ने क्या किया होता, शरीर में नली बिछा दिया होता तो पूरा शरीर नलियों से, अगर कोई भी नली काम करना बंद कर देता तो हमारे ब्रेन के द्वारा भेजा गया मैसेज उस अंग तक नहीं पहुंच पाता और वो अंग अपना काम करना बंद कर देता। इसलिए प्रकृति ने क्या किया कि शरीर में बहुत ज्यादा नलियों का जाल न हो, इसलिए दूर तक के मैसेज को भेजने के लिए सीधे ब्लड में डाल देता है और ब्लड के माध्यम से वो मैसेज जाता है और ब्लड के माध्यम से जैसे जाएगा वो अंग क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा और उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये एंजाइम और हार्मोन छोड़ा है, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों है,
तो यहाँ नली भी होंगे और ब्लड भी होंगे, दोनों में जो सुटेबल होता है वो पहले जाके काम करता है। ऐसे आप ट्रैफिक पुलिस देखते होंगे। सपोज करिए आपको अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, तो आप ट्रेन बुक नहीं कर सकते, बस बुक नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, या तो बाइक लेंगे, या तो साइकिल उठाएंगे, या ऑटो का सवारी करेंगे और निकल लेंगे। तो ये समझिए वैसे ही है। आपको अपने घर से 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप साइकिल का प्रयोग करना नहीं जरूरी समझेंगे। आप बस का टिकट निकालेंगे, या ट्रेन का निकालेंगे, या प्लेन का निकालेंगे। ऐसे सपोज करिए अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, यानी कि ये शरीर के दूर तक के मैसेज पहुंचा रही हैं। तो दूर तक के मैसेज पहुंचाने के लिए साधन टिकाऊ होना चाहिए। और ये है, सपोज करिए आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये रास्ते पे ट्रैफिक लगा है, तो आप इस रास्ते से अपना काम कर सकते हैं। बस प्रकृति ने कुछ ऐसा ही सोच के ग्लैंड्स को शरीर में बनाया है। तो हम लोग देखते हैं ये जो 3 तरह की ग्रंथियां हैं, ये 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। विशेष करके इन ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और विधिवत जब चैप्टर पढ़ाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावित ग्रंथि जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, देखिएगा हम लिखे होंगे जहां डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे करके सारे सिस्टम को लिखे हैं। तो उसमें एक हम एंडोक्राइन सिस्टम के भी बारे में लिखे होंगे। तो जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे स्पेशल इन ग्रंथियों के बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल अभी पाचन ग्रंथि से संबंधित इतनी बातों को आपको जानना अति आवश्यक है। पाचन ग्रंथि से संबंधित हम लोगों को ये जानना है कि ग्रंथि जो होती है शरीर में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की रसायन होती है। ये 3 रूप में दिखाई दे रही है, एक बाह्य स्रावित, एक अंतःस्रावित, एक मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्रावित ग्रंथि शरीर में नलिकानुमा संरचना होती है, यानी कि ये नलिकाओं के माध्यम से भेजे जाते हैं या रक्त वाहिनियों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये क्या होते हैं, हार्मोन का स्रावित करती है अंतःस्रावित ग्रंथि, जो सीधे मैसेज ब्रेन में, ब्लड में डाल दिए जाते हैं। और तीसरा जो मैंने कहा है मिश्रित ग्रंथि, ये ब्लड के भी माध्यम से और नली के भी माध्यम से दोनों तरह से मैसेज शरीर को पहुंचाने में योगदान देते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने इस पाचन ग्रंथि में। ग्रंथि शब्द को तो हम लोगों ने जान गया। इसमें याद रखिएगा बाह्य स्रावित ग्रंथियां किस प्रकार के रसायन का स्रावन करती हैं। ऑप्शन देगा एंजाइम का, हार्मोन का, दोनों का, किसी का नहीं, तो आप कहिएगा एंजाइम का। कहेगा अंतःस्रावित ग्रंथियां किस प्रकार के रसायन का शरीर में स्रावन करती हैं, एंजाइम या हार्मोन, या एंजाइम हार्मोन दोनों, या कोई नहीं, तो कहिएगा हार्मोन को। और कहेगा मिश्रित ग्रंथियां किस प्रकार के रसायन का स्रावन करती हैं, तो आप कहिएगा एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का। तो मैं आपको ग्रंथि के बारे में बता चुका। अब इन्हीं को ग्रंथियों का खेल होगा हमारे भोजन को पचाने में। इन्हीं ग्रंथियों का खेल है हमारे भोजन को पचाने में। तो उसको हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं हमारा भोजन किन किन ग्रंथियों के माध्यम से कहां कहां पचने का काम कर रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं मुख में पाचन। हम लोग पहले पढ़ते हैं मुख में पाचन। तो मुख में पाचन के लिए हम लोगों को क्या दे, सबसे पहले हम भोजन मुख में डालें तो मुंह में ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मुंह में पाचन प्रक्रिया जो शुरू हो रहा है, ये कैसे शुरू हो रहा है जरा इसके बारे में देखिएगा। हम लोग भोजन करते हैं, हम लोगों के मुंह में लार मिलता है, लार। तो जो लार होता है वही लार क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में जिम्मेदार होता है। तो मुंह में पाचन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो हम पहले ये कहेंगे कि मुख में पाचन के लिए, मुंह में पाचन के लिए, मुंह में पाचन के लिए, पाचन के लिए लार होते हैं, लार होते हैं, लार होते हैं। और इस लार का कभी कभी पीएच पूछता है, तो यही लिख लीजिएगा जिनका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो पीएच वैल्यू इनका लिख लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीएच वैल्यू इसका लिखिएगा 6 से 7 होते हैं, जिनका पीएच वैल्यू 6 से 7 होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुंह में पाचन के लिए जो लार होता है, ये लार कैसे हमारे भोजन को पचाता है। तो बिल्कुल मेरे साथ आप लिखते चलिएगा। मैं इसको कलर कर देता हूँ, लार जो है, लार इसको कलर कर देता हूँ।
और ये लार जो होते हैं ये स्पेशल हम लोग इसको दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला जो देखेंगे हम लोग होता है लार ग्रंथि में, वो होता है टाइलिन। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ये बात याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है अगर आपसे पूछेगा जो भोजन को पचाने में सहायता होता है, तो बस एक जवाब दीजिएगा टाइलिन। लाइसोजाइम मत कहिएगा, क्यों नहीं कहना है अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। एक हम लोग देखे टाइलिन और दूसरे बारे में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मुंह में पाचन के लिए हम लोगों के पास दो प्रकार के क्या मिल रहे हैं, एंजाइम मिल रहे हैं। ये भी एंजाइम है और ये भी एंजाइम है, ये दोनों क्या है, एंजाइम है। तो टाइलिन क्या करता है, टाइलिन जो है, टाइलिन यहाँ हम लोग एक भाषा में ऐसे लिखते चलेंगे। आप नोटबुक चूंकि आपको बनवाना हमें, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा टाइलिन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम याद रखना हम लोगों को, साइलाइवरी इमाइलेज के नाम से जाना जाता है। साइलाइवरी इमाइलेज के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट की बात। दूसरी इसमें पॉइंट की बात हम लोगों को ये जानना है कि जो टाइलिन है ये एंजाइम का स्रावन कर रहा है, और टाइलिन करता क्या है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन भोजन को पचाने में सहायता करता है। यानी कि हम अगर पोषक तत्व ले रहे हैं तो स्पेशल कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, माल्टोज में बदलने का प्रयास करता है, यानी माल्टोज में बदलता है। यानी कि दूसरी बात हम लोग ये लिखेंगे कि ये क्या करता है टाइलिन, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, माल्टोज में बदलेगा, माल्टोज में बदल देगा। इस बात को याद रखिएगा, ये भी एंजाइम ही है, ये भी एक प्रकार का एंजाइम ही है। दूसरा हम लोग देखते हैं लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम के बारे में सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि लाइसोजाइम जो होता है लार में मिलता है, वो भोजन को पचाने में सहायता नहीं करता। सबसे पहली बात, लाइसोजाइम भोजन को पचाने में सहायता नहीं करता। तब क्या करता है, तो लाइसोजाइम का काम जो है वो ये है कि भोजन के साथ या वायुमंडल के साथ अगर हमारे मुंह में कोई सूक्ष्म जीव चले जाते हैं तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। क्योंकि हमारा शरीर पूरा ढका है स्किन से, तो सूक्ष्म जीव तो इधर से एंट्री कर नहीं सकते। हम लोग भोजन को खुले वातावरण में ऐसे खाते हैं, और बहुत ऐसे नवाबों को देखे होंगे सड़कों पे, रोडों के किनारे, नालियों के पास लगे हुए रेहड़ी की दुकानों पे खूब चापते रहेंगे, तो वहां हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, हजारों प्रकार के सूक्ष्म जीव उनके भोजन पे चिपक जा रहे हैं, और भोजन के ही साथ वो जीव भी उनके साथ चले जा रहे हैं। अगर वो जीवों को मारने के लिए, उन जीवों को मारने के लिए प्रकृति तो सुरक्षा का कवच नहीं दिया होता, एंजाइम या हार्मोन या कोई एसिड नहीं दिया होता, तो निसंदेह व्यक्ति भोजन के दौरान ही या वायुमंडल में घूमने के दौरान ही उसके अंदर इतने तरह के जीव हो जाते सूक्ष्म, जो उसके शरीर को घातक रोग से पीड़ित कर देते। इसीलिए प्रकृति ने क्या किया है, भोजन को पचाने के साथ साथ भोजन के साथ जाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया है। और वो सूक्ष्म जीवों को मारने की जो व्यवस्था हो रही है वो लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो इसमें सबसे पहली बात ये जानना है कि भोजन को पचाने में सहायता नहीं करता, भोजन को पचाने में सहायक नहीं होता। पहली बात तो ये जाना जाएगा। दूसरी बात ये जाना जाएगा, यह सूक्ष्म जीवों को
मारने का काम करता है, मारने का काम करता है, यानी मुंह में ही उनको मार देगा, मारने का काम करता है। तीसरी बात इसमें ये हम लोगों को जानना है कि सूक्ष्म जीवों को तो मारता है। एक बार एग्जाम में ये सवाल पूछा था कि लाइसोजाइम किस सूक्ष्म जीव को मारने में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन में अगर वो दे देगा वायरस को, दूसरा अगर वो पूछ देता है आपसे फंगी को, तीसरा पूछ देता है बैक्टीरिया को, चौथा कह देता है ये सभी, तो आपका जवाब यही होगा कि लाइसोजाइम जो होता है हर सूक्ष्म जीव को, बैक्टीरिया को भी मारेगा, फंगी को भी मार सकता है, लेकिन वायरस को नहीं मार सकता है। यानी कि लाइसोजाइम के बारे में तीसरी बात जो हम लोग जानेंगे वो यह जानेंगे कि यह वायरस को मारने में सहायक नहीं होता, मारने में सहायक नहीं होता है। इसके अलावा इस लाइसोजाइम में हम लोगों को ये देखना है कि लाइसोजाइम जो होता है ये सबसे ज्यादा लाइसोजाइम की मात्रा कहाँ पाई जाते हैं या किन किन जगहों पे लाइसोजाइम की मात्रा ज्यादा दिखाई देता है। तो लाइसोजाइम व्यक्ति जो थूकता है उसके थूक में भी होगा, व्यक्ति मूत्र त्याग करता है उसके मूत्र में भी होगा, मूत्र में पाया जाता है, थूक में पाया जाता है। आंसू जो होते हैं, रोने के बाद जो आंसू निकलते हैं उन आंसुओं में लाइसोजाइम की मात्रा होती है। व्यक्ति को जो पसीना होता है उसके पसीने में लाइसोजाइम की मात्रा होती है। ऐसे गाय की जो मूत्र होती है उस गाय के मूत्र में लाइसोजाइम पाया जाता है। ऐसे लाइसोजाइम की मात्रा कईयों जगह पे पाए जाते हैं। अब एक बात इसमें लॉजिक वाली हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग जब रोते हैं, सपोज करिए यहाँ हम लोगों के अगर कोई काले काले धब्बे हो, व्यक्ति खूब रो रहा हो या छोटे छोटे दाने हो यहाँ पे, तो रोने के बाद जब उसके आंसू वहां गिरेंगे तो उसके आंसू के साथ लाइसोजाइम भी आएगा और यहाँ रहे हुए घावों को धीरे धीरे लाइसोजाइम क्या करेगा, भर देगा। व्यक्ति का यहाँ का घाव सही हो सकता है। या देखिएगा जब हम लोग बचपन में रहे होंगे, कहीं चोट लगता होगा तो हम लोग क्या कहते हैं जनरली बचपन में, एक लड़का दूसरे को चोट लगा तो सीधे ऑन द स्पॉट यही बोलता था कि भैया जल्दी यहाँ मूत्र त्याग करो, अभी इसका घाव सही हो जाएगा। या कहता होगा जहाँ कट गया कहता है यहाँ जीभ से चाट लो सही हो जाएगा। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है, उसको भले पता नहीं है लेकिन ऐसा इसलिए सही हो जाता है उसका घाव क्योंकि मूत्र में लाइसोजाइम मिल रहा है। लाइसोजाइम उसके घाव को सही कर देगा। अगर कहीं कट गया, व्यक्ति चाट रहा है या थूक रहा है या उस पर अपना मूत्र त्याग कर रहा है तो सही होने की संभावना है क्योंकि उसके पेशाब में, उसके मूत्र में, उसके आंसू में, उसके थूक में लाइसोजाइम की मात्रा है। और लाइसोजाइम का काम ही होता है कि घाव पे उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होंगे वो जीवों को मार देगा। जब जीवों को मार देगा तो ऑटोमेटिक उसका घाव सूख जाएगा। गांव में एक कहावत आप सुनते होंगे, कोई व्यक्ति जब किसी के घर एक्सपायर कर जाता है या कोई अच्छे फंक्शन होते हैं, जब 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो लोग जब चले जाते हैं तो घरों में लोग क्या करते हैं, गाय के मूत्र का छिड़काव करते हैं। पूजा करवाना है, गाय के मूत्र का छिड़काव कराएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गाय के मूत्र में लाइसोजाइम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और उसके मूत्र का छिड़काव कर देने से या घर में चारों तरफ उसके मूत्र का छिड़काव कर देने से जो सूक्ष्म जीव होंगे उन सूक्ष्म जीवों को गाय के मूत्र में उपस्थित लाइसोजाइम मारने का काम करेगा और लोग जो होंगे वो ऐसे सूक्ष्म जीवों से शरीर में एंट्री होने से, घाव होने से, बीमारी होने से बच जाएंगे। यानी कि गाय के जो मूत्र का छिड़काव किया जाता है वो इसलिए ही किया जाता है क्योंकि लाइसोजाइम जो उसमें है वो सूक्ष्म जीवों को वहां मारेगा और वहां लोगों को पीड़ित होने से बचाएगा, इसलिए किया जाता है। तो इसमें अगली बात हम लोगों को क्या लिखना है उसको जरा नोट करिएगा। अगली बात इसमें हम लोगों को ये लिखना है कि लाइसोजाइम जो होता है, थूक लिखिएगा, पेशाब लिखिएगा या मूत्र लिखिएगा, आंसू लिखिएगा, आंसू, गौमूत्र लिखिएगा, गौमूत्र, पसीना,
इत्यादि जगहों पर लाइसोजाइम पाया जाता है। इन बातों को आपको याद रखना है। मुंह में पाचन से संबंधित, मुंह में हमने खाना डाला तो हमारा भोजन जाएगा, भोजन के साथ सूक्ष्म जीव जाएंगे, दोनों लोगों का खेल खत्म करते हैं। मुंह में पचाने के लिए लार होते हैं, इन लार में टाइलिन और लाइसोजाइम मिल रहा है। टाइलिन क्या कर रहा है, स्पेशल भोजन को पचाने में लगा है, और लाइसोजाइम क्या कर रहा है, भोजन के साथ गए सूक्ष्म जीवों को मारने में काम करता है, भोजन को पचाने में काम नहीं करता। लेकिन ये वायरस को नहीं मार पाता है। थूक, मूत्र, आंसू, गौमूत्र, पसीना इत्यादि जगहों पर लाइसोजाइम की मात्रा पाई जाती है। गौमूत्र में लाइसोजाइम की मात्रा सर्वाधिक देखा जाता है। इन बातों को आप याद रखिएगा। मुंह में पाचन, इस पाचन ग्रंथि से डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम मुंह में पाचन आपको बता दिए। दूसरा हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रास नलिका के बारे में। तो ग्रास नलिका के बारे में जनरली हम आपको यही बता रहे हैं कि शरीर का एक ऐसा अंग पूछा जाता है, बताइए, जहां भोजन का आगमन तो होता है लेकिन पाचन नहीं किया जाता है। यानी भोजन वहां जाता है लेकिन भोजन को पचाया नहीं जाता। तो अंग है ग्रास नलिका। वो अंग क्या आप बताएंगे, आपको बताना होगा। ग्रास नलिका वो अंग है, ग्रास नलिका में भोजन का पाचन नहीं किया जाता। ग्रास नलिका में भोजन का पाचन नहीं किया जाता। बस ग्रास नलिका में क्या होता है, हम आहार नाल टॉपिक पढ़ाते समय आपको बता चुके हैं। पूरी बात इसके पहले की वीडियो देखिएगा। ग्रास नलिका से संबंधित भोजन जा रहा है तो ग्रास नलिका क्या करता। बस इतना आप याद रखिएगा कि ग्रास नलिका भोजन को मुलायम करता है ताकि भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच सके। और ग्रास नलिका से संबंधित हिचकी आना, छींक आना, ऐसे बातों को हम चर्चा कर चुके हैं। या वायु मार्ग में चला जाता है खाना खाते समय बोलने में, इन सारी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा। अब हमारा भोजन मुंह में पचा, फाइनली नहीं पचा, अध पचा। मुंह से भोजन कहाँ चला, ग्रास नलिका में। ग्रास नलिका में कोई पाचन नहीं हुआ। ग्रास नलिका से सीधे भोजन हमारा कहाँ आ जाएगा, आमाशय के पास। तो आमाशय के पास जब भोजन आएगा तो आमाशय में पाचन क्रिया शुरू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भोजन का पाचन आमाशय में कैसे किया जाता है। इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आमाशय में पाचन को। हम लोग अब बातचीत करते हैं आमाशय में पाचन को लेकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसे इरेज करता। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, भोजन पहुंचा आमाशय में तो आमाशय में पाचन क्रिया कैसे हो। भोजन को आमाशय में पचाने के लिए कई प्रकार के एंजाइम दौड़ते हैं। कई प्रकार के ऐसे एंजाइम हैं जो आमाशय में भोजन को जाने के बाद भोजन को पचाने का काम शुरू कर देते हैं। उन एंजाइमों के बारे में हम लोग देखेंगे कि भोजन में ऐसे आमाशय में ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं जो भोजन को पचाने में सहायता प्राप्त करते हैं। उन एंजाइमों के बारे में जो परीक्षा के संदर्भ में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं आमाशय में पाचन के लिए कई प्रकार के एंजाइम
एंजाइम, इसको हम लोगों को याद रखना है। कई प्रकार के एंजाइम का क्या होगा, कई प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है, स्रावन होता है। तो कई प्रकार के जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं भाई, जरा उन एंजाइम का नाम लिख लिया जाए और देखा जाए वो एंजाइम स्पेशल क्या करते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं उसमें पहला एंजाइम हम लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज, वो लिखेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या करेगा। एक एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन, और एक एंजाइम होता है रेनिन, यानी कि रेनिन है, पेप्सिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है। ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ये भोजन को आमाशय में, यानी मुंह में भोजन था पच गया, मुंह से सीधे चला ग्रास नलिका में, नहीं पचेगा, ग्रास नलिका में पाचन नहीं होता, ग्रास नलिका से भोजन हमारा कहाँ आ गया, आमाशय में, आमाशय में पाचन होगा। ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है, ये सवाल अब यहाँ से आप याद रखना है। हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से क्या होता है, हम दुनिया का कोई भी चीज खाएं, दुनिया का कोई भी चीज खाएं, सपोज करिए कोई भी चीज खाते हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो मुख्य घटक है भोजन का, मुख्य घटक वो क्या है, दुनिया का कोई भी चीज अगर खाता हूं तो ये समझ लीजिए या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो हम प्रोटीन खाते हैं, या तो हम वसा खाते हैं। दुनिया का कोई भी चीज खाएंगे, सपोज समझिए यही तीन चीज आप मुख्य घटक में खाते हैं। और सहायक घटक जो होते हैं गौण घटक, उन गौण घटक में हम क्या क्या चीज खा सकते हैं, या तो हम मिनरल्स खाएंगे, खनिज, या तो हम विटामिन्स खाएंगे, विटामिन्स, और या तो हम पानी का सेवन करेंगे। यानी दुनिया का कोई भी चीज खा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं भोजन, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पास तीन चीज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो जो हम खाना खा रहे हैं उस खाना को पचाने में गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, इसमें जो वसा होता है ना, ये वसा फैट, इस फैट को स्पेशल पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आमाशय में काम करता है, तो कहिएगा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है ये स्पेशल आमाशय में पाया जाता है और ये भोजन में आए हुए वसा का पाचन करता है। वसा का क्या करता है, पाचन करता है। इन बातों को आपको याद रखना है, तो यहाँ लिखिएगा वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। दूसरा हमने लिखा है पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है भोजन में आए हुए जितने हमारे प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को पचाने में कौन सहायक होता है, पेप्सिन होता है। यानी आमाशय में पाए जाने वाला पेप्सिन एंजाइम भोजन में आए हुए प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा मैंने लिखा है, तीसरा हमने लिखा है रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन का जो काम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता। वसा पच गया, प्रोटीन पच गया, तो अब कार्बोहाइड्रेट पचना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ये सवाल बनते रहते हैं कि आमाशय में किस चीज का पाचन नहीं किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है ये स्पेशल दूध का जो प्रोटीन होता है, दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग कहेंगे, अभी हम लोग प्रोटीन पढ़ते समय देखेंगे भी, कैसीन। तो दूध का जो प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन पचाता है, यानी दूध का प्रोटीन पचाता है। तो दूध का प्रोटीन कौन सा है, कैसीन। कैसीन को पचाने में सहायता करता है रेनिन, कैसीन को पचाने में सहायता करता है। यानी कि एक बात साबित होता है कि यह बच्चों में जो बच्चे होते हैं लोग ना, बड़े नहीं, जो बच्चे लोग होते हैं वो केवल बच्चों में ही एंजाइम मिलेगा, वयस्क व्यक्तियों में सामान्यतः ये एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो एक भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि यह केवल बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में
पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है रेनिन के बारे में। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि भोजन जैसे हमारा अमाशय में पहुंच रहा है, अमाशय में ये 3 प्रकार के विशेष एंजाइम है। ये तीनों एंजाइम क्या कर रहे हैं, एक वसा का पचा रहा है, एक प्रोटीन को पचा रहा है, एक दूध के प्रोटीन कैसीन को पचा रहा है, जो केवल बच्चों में है। भोजन के एक रूप बच गए कार्बोहाइड्रेट। तो नोट करके लिख सकते हैं आप, नोट करके अमाशय में आप नोट करके लिखिएगा जो फैक्ट है ये, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं किया जाता। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अमाशय में कोई पूछेगा किस चीज का पाचन नहीं होता है, तो आप कहिएगा अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। बाकी अमाशय से संबंधित जितनी सारी बातें हैं मैंने आपको सब बता चुका था इसके पहले आहार नाल पढ़ाते समय कि अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा लगभग रुकता है, उसमें HCl होता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पे स्पेशल श्लेष्मा लेयर होता है, म्यूकस लेयर, जो मांस वगैरह को पचाने में सहायता करता है। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से भोजन जब चला जाएगा छोटी आंत में तो किसी कीमत पे घूम के उल्टा नहीं आएगा, लेकिन जब तक भोजन अमाशय में रहता है तब तक व्यक्ति के भोजन को उल्टी के माध्यम से निकाला जा सकता है। फिर मैंने इसके बारे में बलगम की भी कहानी बताया था, सारी बातों को बताया था। इसके पहले वाली क्लास को आप देखिएगा, इसके पहले वाली वीडियो को, तो आपको सारी बातें मिलेंगी। पूरी मैं क्रम से वीडियो लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। कहाँ हेडिंग डालना है, कहाँ क्या पढ़ना है, मैं सारी बातों को पूरी जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आपके परीक्षा को अपनी कैरियर के हिसाब से मान करके बता रहा। कोई यहाँ बाजारवाद की नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ। आप इन बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमाशय में पाचन से संबंधित इतनी बातों को आपको जानना अति आवश्यक है। अब हमारा भोजन अमाशय से कहाँ जाएगा साहब? अब जो हमारा भोजन है वो अमाशय से कहाँ जाएगा? तो हमारा जो भोजन है वो अमाशय से सीधे निकलेगा और वहां जाएगा भोजन छोटी आंत में। वो भोजन कहाँ आ जाएगा? भोजन आ जाएगा छोटी आंत में। तो हम लोग देखेंगे अब भोजन छोटी आंत में जा रहा है, तो छोटी आंत में पाचन कैसे किया जा रहा है। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अभी मुख में पाचन देख लिया हमने, ग्रास नलिका में देख लिया, अमाशय में देख लिया, अब बचा है छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में जब पाचन होता है तो इसकी कहानी हम अगले क्लास में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी आएंगे साहब लोग, और यहाँ से यानी कि पित्ताशय से और अग्नाशय से दोनों जगह से साहब आएंगे, और एक छोटी आंत के साहब होंगे। यहाँ 3 साहब लोग मिल करके भोजन को पचाएंगे और अंतिम रूप से पचाएंगे। तो इन मुद्दों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, अगली क्लास के साथ। आप लोग सारी बातों को नोट करते चलिएगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए भाई, कमेंट भी करते रहिए, हमारी हौसला को बढ़ाते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमारी हौसला बढ़ेगी तभी हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं अगर हमारी दी गई चीजें आपको सच में आपके एग्जाम के लायक है, तो निसंदेह आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। कमेंट में हमें निर्देश भी देते रहें, सुझाव भी देते रहें कि कहाँ क्या समस्या क्या और होना चाहिए, ताकि हमारी मनोबल बढ़ी रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।